रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। आज रहीम दास जी का ये दोहा मैंने इसलिए सुनाया है क्योंकि आज मैं अलंकार के बाकी भेद बताने जा रही हूँ स्कूल में बच्चों को। और कल मैंने विस्तार से समझाया था, जिसमें बताया था कि वर्ण या अक्षर की आवृत्ति जहाँ होती वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और आज मैं बाकी भेद, शब्दालंकार के बाकी भेद यमक और श्लेष बताने जा रही हूँ, जिसमें कि यमक में शब्द की आवृत्ति होती है और श्लेष में शब्द की आवृत्ति नहीं होती, लेकिन अर्थ अनेक होते हैं। इसके उदाहरण बाद बच्चों के सामने हम पेश करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे बच्चों से रूबरू हो और देखें कि बच्चे कितने सादे हैं, कितने सादगी भरे हैं और कितने भोले हैं, और बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं। उस दिन हमने सीखा था, अलंकार शुरू किए थे, हमने सीखा था अनुप्रास अलंकार, है ना। तो अनुप्रास सबको समझ में आ गया था। और एक बच्चा कोई बता सकता है कि इसमें मैंने क्या बताया था? अनुप्रास की परिभाषा क्या है? अनुप्रास की जल्दी से बताओ बेटा। जो वर्ण बार बार रिपीट हो। यस, बिल्कुल, जो वर्ण बार बार रिपीट हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राजाराम। जैसे रघुपति सबसे इजी है, इसको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे यमक अलंकार। उसके बाद दो रह गए थे ना, यमक और श्लेष। तो यमक अलंकार में क्या होता है? यमक और श्लेष में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। आप इसको पहले तो इसके अंतर को समझ लो कि अंतर क्या है इसमें। यमक और श्लेष में अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। यमक में एक ही शब्द रिपीट होता है, यानी एक ही शब्द आवृत्ति में आता है, लेकिन श्लेष में आवृत्ति नहीं होती। यमक में शब्द की आवृत्ति, और शब्द और वर्ण का भी ध्यान कर लो। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती थी, अक्षर की आवृत्ति होती थी, ये कि यहाँ पर शब्द की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन श्लेष में आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति नहीं होती। फिर भी, और यहाँ तक तो आवृत्ति की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज और मेन है। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? अर्थ अलग होता है। और श्लेष में आवृत्ति नहीं होती, लेकिन अर्थ फिर भी अलग होता है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति का मतलब रिपीट होना। परसों समझाया था, आवृत्ति का मतलब बार बार यूज होना। तो यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है। और उसमें श्लेष में आवृत्ति होती ही नहीं, फिर भी अर्थ अनेक होते हैं, ठीक है। अब इसको, ये बात समझ में आ गई ना, इसको नोट कर लो अपने पास। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। आपने कई बार सुना होगा, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जब वा पाए बौराए, है ना। तो यहाँ पर यमक में कौन सा शब्द रिपीट हुआ है? कनक। कनक के 100 गुनी, 100 गुनी मतलब 100 गुण है। कनक ते, दोनों में, कनक दोनों शब्दों में 100 गुण है, लेकिन क्या है? या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब दोनों का अर्थ क्या है? एक कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, यानी जहरीला पदार्थ। एक सोना यानी कि धन संपत्ति, और दूसरा है जिसे खाकर, जो धतूरा है, जिसे खाकर नशा हो जाता है, पागलपन सवार हो जाता है। तो क्या दोहा क्या है? कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाए। मादकता यानी नशा बहुत अधिक है उसमें। या खाए बौराए जब वा पाए बौराए, एक को खाकर
बौरा जाता है यानी पगला जाता है, यानी धतूरा अगर खा लेते हैं तो नशा हो जाता है। और एक को पाकर यानी सोना जिसको बहुत सारा मिल जाए तो इसलिए वो पाकर बौरा जाता है, पगला हो जाता है। तो दोनों में मादकता है, एक का अर्थ सोना, एक का अर्थ धतूरा। धतूरा नशीला पदार्थ है और सोना धन संपत्ति है। तो जिसको धन संपत्ति बहुत सारी मिल जाए तो वो घमंड से चूर हो जाता है, वो पगला जाता है। तो दोनों में मादकता है। ये बात समझ आ गई कि यमक में शब्द की आवृत्ति हुई लेकिन अर्थ अलग अलग है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। एक और उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, बहुत आसान है, आपको फटाफट याद हो जाएगा। इसमें क्या शब्द रिपीट हुआ? घटा। घटा शब्द का अर्थ 2 बार आया, घटा शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों में अर्थ अलग अलग है। काली घटा यानी जब बादल छाए होते हैं उसको काली घटा बोलते हैं, है ना। और घमंड घटा और दूसरे घटा का मतलब है कम होना। काली घटा का घमंड घटा यानी कम हो गया, और काली घटा जो बादलों की घटा होती है, वो जब बादल काले काले छाए होते हैं उसको काली घटा बोलते हैं ना। तो काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब मौसम से है, बादलों से है, और दूसरे घटा का मतलब कम होना। तो इसलिए दोनों घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है, शब्द रिपीट हुआ है ना। एक और उदाहरण देख लेते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, मन का डारी दे ना, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर मतलब हाथ का मन का छोड़ दे, और मन से मन का फेर। मन का 2 शब्द 2 बार आया है, एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, माला फेरते हुए इतने जमाने गुजर गए लेकिन मन फिरा ना मन का फेर। मन से तो ईश्वर का कोई याद किया ही नहीं, इतनी मालाएं फेर ली। अब वो कहते हैं कि कर का मन का छाड़ दे, कर का मतलब हाथ में जो माला है इसको छोड़ दे, और मन से मन का फेर। मन से मन का यानी मन, हृदय से, और मन का यानी मोती। मन से मोती फेर माला जब, मन से राम का नाम ले, मन से मोती की जो जाप का जो माला है वो फेर, हाथ की माला छोड़ दे। तो मन का यानी मन का, हृदय का, और दूसरा मन का यानी मोती। मन से, हृदय से राम का नाम ले, राम की माला जप। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे? अब इस तरह से आपको समझ में आ गया कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति नहीं होती लेकिन फिर भी अनेक अर्थ होते हैं। वो कैसे? उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। अब पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला जाए, पानी अगर चला गया तो ये अपने अस्तित्व में नहीं आते। कौन 3? मोती, मानुस और चून। यानी मोती जो सीप के अंदर होता है, जब उसकी पानी की बूंद उसमें जाती है तो वो चमक में मोती का रूप धारण करता है सीप, है ना। आपने सुना होगा ना, सीप में पानी की बूंद जब जाती है तो मोती बनता है, चमकीला सच्चा मोती। और अगर उसमें पानी ही ना जाए तो मोती बनेगा नहीं, मोती में ओरिजिनल चमक ही नहीं आएगी। इस तरह से मनुष्य का जीवन भी पानी पर आधारित है। पानी से मनुष्य की जो है मनुष्य का व्यक्तित्व पानी के बिना सूना है, बिना पानी के उसका जीवन मरण हो जाता है। तो चूना है वो भी अस्तित्व में नहीं आता, अगर पानी उसमें मिक्स होता है तभी वो अपना काम कर पाता है ना। बिना चूने के वो चूना व्यर्थ है, अपने अस्तित्व में नहीं आता। ये तीनों ही चीजें, मोती, मनुष्य और चूना, पानी के आने से, पानी के मिलने से ही वो अपने अस्तित्व में आते हैं। मनुष्य अपना व्यक्तित्व निखार पाता है पानी के कारण, चूना अपने अस्तित्व में आता है पानी के कारण, और जो मोती है वो भी चमक पाता है अपने अस्तित्व के कारण। क्लियर हो गए? तो तीनों ही चीजों के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है।
मोती के लिए पानी चमक है, मनुष्य के लिए पानी उसकी इज्जत है, उसका जीवन है, और चूने में उसका पानी जो है वो उसका पूर्ण अस्तित्व में आता है। बिना पानी के चूना व्यर्थ है, गीला होगा तभी वो काम में लाया जाएगा ना। तो तीनों चीजों में पानी का अलग अलग अर्थ आया है, इसलिए पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। क्या है? पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। ठीक है। ऐसे एक और उदाहरण छोटा सा, बहुत आसान सा, पहले मैंने डिफिकल्ट दिया ताकि अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाए वो बात। अब मैं आसान सा एक उदाहरण देती हूँ। मंगन को देख पट देख बार बार, मांगने वाले को देखकर पट देख बार बार। पट शब्द आया है। अब यहाँ पे गृहिणी एक घर में है जो बाहर कोई मांगने वाला आया है, उसे देखकर बार बार पट यानी दरवाजा बंद कर देती है। और दूसरा अर्थ होता है कि गरीब मांगने वाले को देखकर जो गृहिणी है वो उसे वस्त्र दे देती है। पट का अर्थ है दरवाजा भी और पट का अर्थ वस्त्र देना भी है। तो पट शब्द एक बार आया है लेकिन अर्थ अनेक बार आया है। ठीक है। मंगन को देख पट देख बार बार। क्लियर हो गया बेटा? तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखो कि आवृत्ति तीनों, एक तो अनुप्रास में भी आवृत्ति होती है लेकिन वहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है, और यहाँ पर शब्द की बात हो रही है। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है और यहाँ पे आवृत्ति होती ही नहीं है। क्लियर हो गई बेटा बात? अब आप इसके उदाहरण रख लो ताकि जब भी इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उदाहरण अगर याद आ जाती है तो सारी परिभाषा भी याद आ जाती है ना? क्लियर है ना? अब कुछ पूछना है तो पूछ लो आपकी तरफ से। कोई क्वेश्चन किसी के मन में आ रहा है? नहीं? ठीक है फिर ओके, क्लियर हो गया।